अवामी दयानंद के कमरे खास के नजदीक जहां वो खुद रहता था, सिवाय उसकी सेवादार कन्याओं या फिर उसके मखसूस मुहाफिजों के और किसी को फड़कने की इजाजत नहीं थी। मेरा जाती अंदाजा था कि भारतीय पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कई कातलों और डाकुओं ने भी यहाँ पनाह ले रखी थी। ये लोग हर वक्त मुसल्ला रहते थे, गो के अपना असला उन्होंने लंबे लंबे चौगों में छुपाया हुआ था। लेकिन उसकी नुमाइश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक मर्तबा स्वामी दयानंद पर कातलाना हमला हो चुका था, जिसके बाद हुकूमत ने उसके मुहाफिजों को लाइसेंस याफ्ता असला रखने की इजाजत दे रखी थी। इस कातलाना हमले की रोदाद भी दिलचस्पी से खाली नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नौजवान अमरनाथ नामी अपनी महबूबा के साथ एक मर्तबा उससे टकरा गया। स्वामी दयानंद ने हस्बे रवायत उसकी महबूबा को शीशे में उतार दिया और वो आत्मा की मुक्ति के लिए एक हफ्ता तक आश्रम में मुकय्यम रही। एक हफ्ते के बाद जब उसका दोस्त उसे वापस बुलाने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और अपनी बाकी उम्र महाराज के चरणों में गुजारने का जिक्र किया। अमरनाथ ने अपनी महबूबा को समझाया बुझाया और स्वामी जी की चलतरबाजियों से आगाह किया, लेकिन उसकी महबूबा के कान पर जूं तक न रेंगी। उसके पाए सब बात में बिल्कुल लग़ज़िश न आई, क्योंकि एक मर्तबा महाराज का अमृत जल पी लेने के बाद कोई मांस बचकर नहीं जा सकता था। अमरनाथ ने पुलिस की मदद हासिल की। उसका बाप दिल्ली में पुलिस सुप्रीडेंट था। पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके मुकदमे की बात कुश्त गूंजी, लेकिन कोई उसकी महबूबा को वापस न ला सका। इस बात में तैश खाकर उसने एक रोज छुपते छुपाते महाराज दयानंद स्वामी पर खंजर से हमला किया, लेकिन उनकी मेहमान शक्ति के आगे किसी का जोर कब चलता था। महाराज ने नजर भर कर देखा ही था कि खंजर उसके हाथ से नीचे जा गिरा। मजीद फराख दिली का मुजाहरा करते हुए महाराज ने न सिर्फ ये कि उसे माफ कर दिया, बल्कि पुलिस को सिरे से उसके खिलाफ कोई बयान ही न दिया। इस वाक़े ने जाहिल हिंदुओं में उसकी अकीदत दो चंद कर दी थी और उसके पैरोकारों ने अपने गुरु भगवान की हिफाजत के लिए उसके गिर्द मुसल्ला पहरेदार मुकर्रर कर दिए थे। मैंने इस अमर पर निगाह रखी थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और मकाम शुक्र था कि किसी ने मेरी इस हरकत का नोटिस न लिया। फिर भी मैंने वहां से फौरन हट जाना ही मुनासिब समझा और दूसरी तरफ चल दिया। अभी तक मुझे वो कुछ नहीं मिला था जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। शाम तक यही शोरगुल बरपा रहा। शाम को फिर गुरुजी भाषण देने आन टपके। इस मर्तबा लोगों की तादाद सुबह से भी ज्यादा थी और अमृत जल भी सुबह से बहुत ज्यादा पिलाया जा रहा था। मर्द औरतें वहशियाना अंदाज में उठ उठकर रक्स करने लगते और लड़खड़ाते एक दूसरे से लिपट जाते। शैतान की रूह भी इस शर्मनाक ड्रामे को देखकर शर्मा रही थी। मैं ज्यादा देर इस मंजर की ताब न ला सका और उस कमरे में चला आया जहां भोजन प्रसाद मिल रहा था। दाल और फुलके जहर मार करके मैं आश्रम से बाहर निकल आया। मेरा इरादा उस वक्त यहाँ से वापस चले जाने का था। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्वामी दयानंद अपना भाषण खत्म करके दोबारा अपने कमरे खास में वापस जा चुका था, जबकि उसके पैरोकार मुख्तलिफ टोलियों में भजन गाते और गांजा और भांग पीने के बाद आश्रम के कोनों खदरों में लड़खड़ाते फिरते थे। आश्रम के बाहर एक वसी किताए अराजी कार पार्किंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैं उस तरफ जा रहा था ताकि किसी टैक्सी के जरिए घर वापस जा सकूं कि एक कार धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और शानदार सूट में मलबूस एक दरमियानी उम्र का हिंदू जो उसे खुद ही चलाता हुआ आया था, उसमें से उतरकर बाहर आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा और मैंने लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो मेरे जहन को एक झटका सा लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। कौन हो सकता है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा और 2-3 कारों का चक्कर काटकर दोबारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जिससे मेरा और उसका आमना सामना हो सकता था। इस मर्तबा नौवार्द खासी रोशनी की जद में आ चुका था और जैसे ही उसके नकूश नुमाया हुए मेरा फोन खोलने लगा। मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रा का मकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर, जिसे उर्फे आम में चांगिया जी कहा जाता था। ये शख्स चांकिया की तरह मकार और खूनखार था। आज तक उसके एरिया में गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की जिस पर उसे जासूसी का शक हो जाता था, उसके हाथों से सही सलामत बचकर नहीं जा सका था। वो अपने गिरफ्तार शुदगान को अजीतें दे देकर पागल होने पर मजबूर कर देता था। अक्सर वो सरहदी इलाकों से काबू में आने वाले बेगुनाह देहातियों को, जो बेचारे अक्सर रास्ता पटक कर भारतीय इलाके में दाखिल हो जाते थे,
अपाहज कर दिया करता था, क्योंकि उसके नजदीक वो तमाम लोग पाकिस्तानी होते थे। हाल ही में उसने हमारे एक दोस्त को, जिसने जेल से भागने की कोशिश की थी, तफ्तीश के बहाने इंटेरोगेशन सेंटर में तलब किया और सांप से डसवाकर शहीद करवा दिया। कागजी कार्रवाई में लिख दिया गया कि वो तिबी मौत मरा है। मेरा जी चाहता था उसी वक्त उसे जान से मार डालूं। उसकी मौत जहां मेरे लिए एजाज था, वहां उन दर्जनों बेगुनाह सरहदी देहातियों की रूहानी तस्कीन का बायस भी बन सकता था, जो उसकी जालमाना तफ्तीश की भेंट चढ़ गए थे। एक मर्तबा फिर मैं आश्रम की तरफ जा रहा था। मेजर भास्कर को एक मर्तबा देख लेने के बाद अब मेरी घर वापसी का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। आश्रम के दरवाजे पर वो आने जाने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। मैं भी उसकी नजरों में आए बगैर उसका पीछा कर रहा था। जब वो आश्रम में दाखिल हुआ तो मैंने स्वामी दयानंद के खास सेवादारों को उसका खसूसी एहतराम करते देखा। वो सीधा महाराज के कमरे खास की तरफ गया था। उसकी शक्ल देखते ही एक मुहाफिज अंदर चला गया। चंद सेकंड के बाद ही वो बाहर निकल आया और उसने मेजर भास्कर को अंदर जाने का इशारा किया। अब स्वामी आनंद के मुतालिक मुझे यकीन हो चला था कि वो सिर्फ भारतीय रासपुटीन ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। मैं इन लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो उसके कमरे खास के बाहर भोजन खता कर रहे थे। हंगामी सूरत हाल से निपटने वाला मखसूस छोटा सा जहर आलूद खंजर नुमा चाकू मेरा वाहिद हथियार था, जो अक्सर खतरनाक मकामात पर मैं अपने साथ रखता था। मुझे इल्म था कि एक कारीवार उस भेड़िए के लिए काफी है, लेकिन उतने बड़े मजमा में ये कैसे होगा। मेजर भास्कर को देख लेने के बाद उसके खिलाफ मेरे दिल में पहले से मौजूदा नफरत दो चंद हो गई थी। करीबन 20 मिनट के बाद वो बाहर निकला। उसके इंतजार की शिद्दत से मेरे असाब तड़कने लगे थे और ये 20 मिनट मेरे लिए 20 सदियां बन गए थे। मैं जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हुआ जाता था। हस्बे रवायत बाहर निकलते और अंदर दाखिल होते वक्त गुरुजी की दासियों ने उसके माथे पर चंद्रा और तलक लगाया था, जिसने उसके चेहरे की खूनखारी और बदनुमाई को 4 चांद लगा दिए थे। उसे देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियों पुराने दौर का कोई शाही जल्लाद कब्र से उठकर वापस चला आया हो। वो आश्रम से बाहर निकल रहा था और मैं दबे कदमों उसके ताक़ुब में था। इस असना में मैंने अपना मंसूबा तरतीब दे लिया था और फरार के अमकानात का जायजा भी ले लिया था। जैसे जैसे वो बहरी बरामदे के नजदीक होता जा रहा था, खंजर पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और मैं उसके और अपने दरमियान फासला कम करता जा रहा था। जब मेजर भास्कर बरामदे के उस हिस्से पर पहुंचा जहां बिजली सप्लाई करने वाला मेन स्विच बोर्ड लगा था, मैंने फुर्ती से एक गमला उठाया और स्विच बोर्ड पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे लाइट ऑफ हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अचानक पेश आ जाने वाली सूरत हाल से बुखलाकर वापस पलटा और मेरी जिद में आ गया। उसके खिलाफ मेरे दिल में समाई नफरत समटकर मेरे बाजुओं में आ गई थी। मैंने ट्रेनिंग का बेहतरीन दाव आजमाया और उसे फुर्ती से काट कर फेंक दिया। खंजर उसके दिल में पेवस्त होकर अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैंने उसे बाहर खींचा, ऊपर ओढ़ी चादर में उसे छुपा लिया। मेजर भास्कर मरते हुए जख्मी दरिंदे की तरह डिकराता रहा। अभी वहां किसी की आंखें इस काबिल नहीं हुई थीं कि अंधेरे में हमला आवर को पहचान सकें। बरामदे में बमुश्किल 5-6 मर्द औरतें मौजूद थे, लेकिन वो भी हमारी तरफ मुतवज्जे होने से रहे। उसके नापाक खून की सिर्फ 25 मेरी चादर पर गिरी थी। उसके अलावा मेरे कपड़े बिल्कुल महफूज थे। मैं अंदाजे से चंद सेकंड बाद ही आश्रम से बाहर आ चुका था। इस असना में अंदर खलबली मच गई थी, क्योंकि भास्कर की चीखों पुकार ने कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दिया था। लोग दीवानावार बाहर की तरफ लपक रहे थे और धक्कम-पेल में एक दूसरे को पांव के नीचे रौंद रहे थे। जब तक स्वामी दयानंद के चेले मशालें रोशन करते, मैं भागने वालों की भीड़ में वहां से काफी दूर निकल गया। अपनी चादर मैंने आश्रम के करीब नदी में फेंक दी थी, जिसका तेज रफ्तार पानी उसे दूर बहा ले गया था। खुद एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर सड़क तक पहुंचा और एक लारी के जरिए लुधियाना आ गया। अभी मैं इस वाक़या से गैर मुतल्लिक ही रहना चाहता था। वो रात मैंने लुधियाना में गुजारी और अगले रोज दोबारा रायकोट पहुंच गया। रास्ते में एक अखबार में मैंने उस दरिंदे की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे इत्मीनान हुआ।
अखबार में सिर्फ ये लिखा था कि आश्रम में बिजली फेल हो जाने की वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए, जबकि एक यात्री मारा गया। स्वामी जी की तरफ से ये बयान जारी हुआ था कि उनके किसी दुश्मन ने ये शरारत की है और इस यात्री की मौत का जिम्मेदार भी उनका कोई दुश्मन ही है, जिसे वो अपनी गपत शक्ति के जरिए जल्द मंजर आम पर ले आएंगे। इंटेलिजेंस ने बड़ी चालाकी दिखाई थी और मेजर भास्कर को आम शहरी जाहिर किया था, लेकिन ये खबर छुप नहीं सकती थी क्योंकि उसी रात सिक्योरिटी हुकाम ने जिला भर के स्मगलरों के अड्डों पर छापे मारने शुरू कर दिए और सरकर्दा स्मगलरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि खुफिया पुलिस को यकीन था कि मेजर भास्कर का कातिल मुल्की या गैर मुल्की साजिशों का नतीजा है। मेरे घर पहुंचने तक ये खबर सारे रायकोट में फैल चुकी थी, क्योंकि स्वामी के आश्रम से मुतल्लिक पहले ही बहुत सी पुरअसरार बातें लोगों में कही सुनी जाती थीं और ऐसी बातों में लोग ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर करते थे। मैंने घर वालों को यही बताया था कि मुझे इस वाक़े का इल्म अखबार के जरिए हुआ है। बाबूजी ने तो खसे कम जहां पाक कहकर उस पर सबसे ज्यादा जामे तबसरा कर दिया था। क्या मतलब, कौन था मकतूल? मैंने बाबूजी के रिमार्क पर हैरानगी से पूछा। बहुत बड़ा आदमी था बेटा, कसाई था, कसाई। उसे ऐसे ही मौत मरना चाहिए था, उन्होंने मुख्तसर से जवाब दिया और मैं उनके ज़राए मालूमात की दाद दिए बगैर न रह सका। उन्हें शायद रात ही मेजर भास्कर के कत्ल की इतला मिल गई थी। मैं उनके नेक्सलाइड होने की इतला के बाद से खासा मोहतात हो गया था। मैंने उनका एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया था कि मेरे मुतल्लिक वो शक में मुब्तला नहीं हो सकते थे, लेकिन इंसानी ज़हन का क्या भरोसा, किसी भी लम्हे भटक जाए। मैंने इस मसले का हल भी अब ढूंढ लिया था, लेकिन अभी मुझे वक्त का इंतजार था। मेजर भास्कर की मौत ने भारतीय इंटेलिजेंस को बुखला कर रख दिया। लुधियाना और सरहदी इलाकों में बसने वाला शायद ही कोई मुश्तबे शख्स उनसे बच पाया था। जिस किसी पर भारतीय इंटेलिजेंस को जरा सा भी शक हो जाता कि इस शख्स का कभी माजी बईद में भी पाकिस्तानी स्मगलरों से ताल्लुक रहा है, वो उसे खींचकर अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाते थे, जहां पहले ही सैकड़ों की तादाद में मुश्तमिल स्मगलर और उसके पेशे से वाबस्ता दूसरे लोग मौजूद होते थे। नौवारिद पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो जाता, लेकिन वो बेचारे कुछ जानते तो बताते, वो तो खुद पहुंच के रह गए थे। यकीनन वो भी दिल ही दिल में अपने मौसम के शुक्रगुजार हो रहे होंगे जिसने उन्हें एक घटिया दुश्मन से निजात दिला दी थी। खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर भारतीय सिक्योरिटी हुकाम कुछ ज्यादा ही चौंकने हो गए थे और मुश्तबा मकामात पर उन्होंने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। इन हालात में मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करने और सिर्फ आराम करने का हुक्म मिला। मुनासिब यही था कि मैं फिलहाल पर्दा स्क्रीन से हट जाऊं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।